हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है। आप लोगों का प्यारा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। मैं कौशिक शाह आज आप लोगों के लिए लाया हूं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म पार्ट 10। अभी तक हम लोगों ने 9 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारा न्यूमेरिकल किया है, थ्योरी पार्ट खत्म हो चुका है। तो आज कुछ नया करेंगे, मीन्स कुछ नया न्यूमेरिकल करेंगे जो लास्ट प्रीवियस ईयर में नीट और एआईपीएमटी में आया था। अभी तक तो हम लोगों ने जेई मीन्स और जेई एडवांस मीन्स एआईट्रिपल और आईआईडी में क्या क्या आया था वो थोड़ा बहुत सॉल्व कर लिया हूं। अभी हम लोग बात करेंगे नीट और एआईपीएमटी के बारे में। और चलो आज देख लेंगे कि नीट और एआईपीएमटी में कैसा कैसा न्यूमेरिकल आते थे इस चैप्टर से। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर आप लोगों को रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हो और मेरा चैनल वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हो वो लोग प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से जल्दी बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि मेरा वीडियोस आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है, और अगर वीडियो में कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, चाहो तो व्हाट्सएप में भी अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज हम लोगों का लेक्चर न्यूमेरिकल्स फॉर नीट और एआईपीएमटी। और ज्यादातर आज न्यूमेरिकल जो हम लोग देखेंगे वो एक्चुअली हम लोग जो लास्ट 2 या 3 लेक्चर थे जहां पर हम लोगों ने न्यूमेरिकल किए थे वहां पर देख लिए थे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग आज कोई परेशानी नहीं होगी, इजी वाला न्यूमेरिकल ही होगा क्योंकि ये सब हम लोगों ने पहले कर लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे, मान लो कुछ ऐसा क्या मान लेते हैं, एमसीक्यू से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, ये तो सबको पता है फिर भी मैं लिख लेता हूं, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ एआईपीएमटी 1997, एआईपीएमटी 1997। टेस्ला क्या चीज का यूनिट है? बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बी मैग्नेटिक फ्लक्स, सी इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड डी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये तो सबको पता होना चाहिए कि टेस्ला क्या चीज का यूनिट है। सोचो थोड़ा, टेस्ला क्या चीज का यूनिट है, जल्दी जल्दी सोच के बताओ। ये है हम लोग का जो टेस्ला है वो है बी का यूनिट। बी का यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर और इसका हम लोग बोलते हैं टेस्ला। दैट मीन्स ऑप्शन डी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है टेस्ला। ये हम लोगों ने जब थ्योरी की बात की थी, थ्योरी हम लोगों ने जब पढ़ा था वहां पर मैंने ये बोल दिया था कि टेस्ला कैसे आया है, डेफिनेशन वगैरह वगैरह हम लोगों ने थ्योरी में डिस्कस किया है। और चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हो। तो यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए लॉन्ग होलो कॉपर पाइप, इफ a long hollow copper pipe carries a current, the magnetic field produced will be, the magnetic field produced will be
AIPMT 1999, AIPMT 1999. Option A. Inside the pipe only. Inside the pipe only. इसका आंसर सोचो तो जरा, ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। कुछ दूसरा एग्जांपल लेके, आउटसाइड द पाइप ओनली। सोचो जल्दी से जल्दी, इसका आंसर क्या होगा? आउटसाइड द पाइप ओनली। सी नंबर, neither inside nor outside the pipe. Neither inside nor outside the pipe. Outside the pipe. ठीक है, ऑप्शन डी दिया हुआ है। both inside and outside the pipe. both inside and outside the pipe. ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है? ए लॉन्ग होलो कॉपर पाइप, एक लंबा सा होलो कॉपर पाइप है जिससे करंट पास हो रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस टू बी, इसके वजह से कहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा? तो मान लो ये कॉपर पाइप है, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां प्रोड्यूस होगा? सिर्फ उसके बाहर, अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड और इनसाइड द कॉपर होलो पाइप मैग्नेटिक फील्ड इज 0 एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड विल बी आउटसाइड द पाइप, उसके बाहर ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये तो हम लोगों ने डिराइव भी किया था, जो इनफिनिट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर वायर है उसके लिए हम लोगों ने जो मेजर किया था वो था वायर की बाहर, अंदर नहीं था। ठीक है, अंदर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होता इसलिए मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, और अंदर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होता इसलिए मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो होगा बाहर की तरफ। ठीक है, कॉपी कर लो जल्दी से जल्दी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सोलेनोइड क्या है? सोलेनोइड तो हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसका थ्योरी अभी काम आएगा। A long solenoid carrying a current, a long solenoid carrying a current, carrying a current, a long solenoid carrying a current produces a magnetic field, produces a magnetic field, produces a magnetic field B along the axis, B along its axis. ठीक है, if the current is doubled, if the current is doubled, if the current is doubled and the number of turns per centimeter is halved, and the number of turns per centimeter is half. ठीक है, half, then new value of the magnetic field is, then new value of the magnetic field is, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा?
ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी 2b, ऑप्शन सी 4b, ऑप्शन डी b/2। ठीक है, ये आया हम लोगों का AIPMT 2003 में, AIPMT 2003। देखो क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझो, क्या बोला है इसमें। ए लॉन्ग सोलेनोइड, ठीक है, carrying a current produces a magnetic field. A long solenoid carrying a current produces a magnetic field B along its axis. Along its axis. If the current is double, current को अगर double किया जाए and number of turns means I dash equal to 2I and dash equal to per centimeter is half n by 2. The new magnetic field is, हम लोग को B dash निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बी का फॉर्मूला तो सबको पता है, बी क्या है, μ0 एंड आई। तो बी डैश क्या होगा, μ0 एन डैश आई डैश। तो μ0 एन डैश माने n/2, आई डैश मीन्स 2 2 कैंसिल हो गया, μ0 एन आई। तो बी डैश इक्वल टू हम लोग आ गया बी। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अगर करंट को डबल किया जाता होगा और नंबर ऑफ टर्न्स को हाफ किया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का कोई चेंज नहीं होता, वो जैसा है वैसा ही रहता है। ठीक है, तो हम लोग का थर्ड नंबर न्यूमेरिकल भी खत्म हो चुका। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फोर्थ वाले पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. An electron moving in a circular orbit. An electron moving in a circular orbit. Electron moving in a circular orbit of radius r. Of radius r makes n rotation per second. Makes n rotation per second. The magnetic field produced at the center. The magnetic field produced, magnetic field produced at the center, at the center has magnitude, has magnitude, ऑप्शन ए दिया हुआ है 0, ऑप्शन बी दिया हुआ है μ0 n² e, μ0 n² e बाई r, ऑप्शन सी दिया हुआ है μ0 ne by 2r, μ0 ne by 2r, ऑप्शन डी दिया हुआ है μ0 ne, μ0 ne by 2 pi r। AIPMT 2015, AIPMT 2015। सोचो सोचो, जल्दी से सोचो, बिल्कुल इजी है। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो क्या होता है, ऑप्शन कॉपी कर लो। आंसर पे 0 है, इसलिए मत समझना कि आंसर 0 ही होगा, समझ में आएगा। एक्चुअली ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट या बच्चे लोग, जिन लोगों को मतलब न्यूमेरिकल में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जब एंट्रेंस देने को जाते हैं वो लोग, अगर ऑप्शन में 0 मिल गया तो वो लोग सोचते हैं कि यार 0 आंसर होगा, 0 में ही
टिक मार्क दे देते हैं, लेकिन ये हर वक्त सही नहीं होता। कभी कभी जीरो लग जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जीरो ऑप्शन में होने से आंसर जीरो होगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। An electron moving in a circular orbit of radius r, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है जिसका रेडियस है r, मेक्स n रोटेशन पर सेकेंड, वो पर सेकेंड में n टाइम्स रोटेट कर रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ एस मैग्नीट्यूड, इसके वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोगों को फिलहाल ये तो पता है कि Q इक्वल टू आई टी, देन I इक्वल टू Q बाई टी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, तो E बाई टी। तो यहाँ पर T क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड, पूरा होल सर्कल रिवॉल्व करने का टाइम मीन्स टाइम पीरियड। तो T के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल T, ठीक है। और 1/T क्या होता है, फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू 1 टाइम पीरियड मीन्स T। तो ये हो जाएगा n, ठीक है। तो I इक्वल टू हो गया हम लोगों का n e। और अभी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने से अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, μ0 I बाई 2। ये हम लोगों ने डिराइव किया था पहले वीडियोस में कि जब कोई चार्ज सर्कुलर ऑर्बिट में रिवोल्यूट करता है या घूमता है तो उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसका फॉर्मूला है ये। मतलब इलेक्ट्रॉन जब घूरता है, कभी इलेक्ट्रॉन जब रिवोल्यूट करता है, मतलब इसके अंदर से करंट पास होता है। तो करंट जब कोई भी सर्कुलर लूप में आई करंट पास होता है तब जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसका वैल्यू है ये। तो आई का वैल्यू तो हम लोग को मिल गया है, आई का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, μ0 n e r बाई μ0 n e बाई 2, ठीक है। तो ये ऑप्शन है सी वाला, तो हम लोगों का आंसर भी होगा सी। समझ में आएगा, सर्कुलर लूप में अगर करंट पास हो रहा है तो उसका सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा B इक्वल टू μ0 I बाई 2r। तो I का वैल्यू हम लोग को चाहिए, I हमने पहले यहाँ से निकाल लिया है फॉर्मूला यूज करके। उसके बाद I का वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया है, तो हम लोग का आंसर आ गया और आंसर इज द ऑप्शन सी, ठीक है। कॉपी कर लो जल्दी से जल्दी कॉपी कर लो। चलो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मीन्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, when a charged particle moves perpendicular to a magnetic field, when a charged particle moves perpendicular when a charged particle moves perpendicular to a magnetic field, when a charged particle moves perpendicular to a magnetic field, then option A, speed of the particle is changed, speed of the particle is changed, ठीक है। ऑप्शन बी, speed of the particle
remains unchanged. Speed of the particle remains unchanged. Option C. Direction of the particle remains unchanged. Direction of the particle remains unchanged. Option D. Acceleration of the particle remains unchanged. Acceleration of the particle remains unchanged. ठीक है, ये आया था हम लोगों का AIPMT 2003 में. ठीक है, AIPMT 2003. सोचो, मैंने इसके जैसा न्यूमेरिकल पहले भी, मतलब इसके जैसा क्वेश्चन पहले भी हम लोगों ने सॉल्व किया है. क्या बोला है इसमें देखो, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड. जब कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तब क्या होता है, उसका वेलोसिटी चेंज होता है, उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, डायरेक्शन चेंज होता है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होता है. कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहां पर ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा. स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज्ड. क्यों? क्योंकि हम लोगों को तो पता है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में जब पार्टिकल घुसता है तब क्या होता है, परपेंडिकुलर घुसने से क्या होता है, F इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा. ठीक है, तो थीटा 90 डिग्री होने से कुछ भी चेंज नहीं होता, उसके ऊपर फोर्स ज्यादा अप्लाई नहीं होता. मतलब जो फोर्स अप्लाई होता है परपेंडिकुलर है ना यहाँ पर, तो मैं इसको फिगर में ड्रॉ करके दिखा देता हूं. मान लो ये हो गया हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड का जो क्रॉस से मैं डिनोट कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह. अगर कोई चार्ज पार्टिकल यहां से घुसता है तब क्या होगा, इसका जो स्पीड है वो चेंज नहीं होगा. क्यों? एक घुसने से अगर परपेंडिकुलर, मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन पे है, इस तरह घुसने से ये ऐसे कर्व हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा जो है स्पीड चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज होगा. तो इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा. एक्सेलरेशन भी चेंज होगा क्योंकि इसके ऊपर तो एक फोर्स अप्लाई होगा. ठीक है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल अनचेंज हो, लेकिन उसका स्पीड चेंज नहीं हो. जैसा स्पीड है वो सेम स्पीड से ऐसे घूम गए, तो सेम स्पीड चेंज, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है. तो हम लोगों का ऑप्शन क्या है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज. इसका जो स्पीड है वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ वो ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम जाएगा क्योंकि इसका डायरेक्शन पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इसका जो वेलोसिटी है उसको थोड़ा डिफ्लेक्ट कर देगा, मतलब इसको वो घूमने लगेगा. इसका एक्सप्लेनेशन मैंने लास्ट वीडियो में भी दिया था, वहां पर भी देख सकते हो. और वीडियोस को सीरियली देखने से ये वाला मतलब इजी से समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके बारे में मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका हूं. तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. क्वेश्चन 6. A positive charge particle moving due east. A positive charge
particle, a positive charge particle moving due east, moving due east, a positive charge particle moving due east enter a region of uniform magnetic field, enter a region of uniform magnetic field, enter a region of uniform magnetic field directed vertically upward, directed vertically, ये भी इसके तरह है, ऊपर की तरह है, upward, ठीक है। The particle will, the particle will, पार्टिकल का क्या हाल होगा? हे बच्चों, पार्टिकल का क्या होगा रे बाबा? Get deflected in vertically upward direction, get deflected vertically upward डायरेक्शन, बेचारा ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी, मूव इन सर्कुलर पाथ विद एन इंक्रीज्ड स्पीड, मूव इन ए सर्कुलर path with an increased speed, with an increased speed, ठीक है। चलो ठीक है। नेक्स्ट, मूव इन सर्कुलर पाथ विथ डिक्रीज्ड स्पीड, मूव इन ए सर्कुलर path with and decrease speed, ठीक है। ऑप्शन डी दिया हुआ है, मूव इन सर्कुलर पाथ विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, मूव इन ए सर्कुलर पाथ विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। सोचो सोचो, जल्दी से सोचो, इसका ऑप्शन, इसका आंसर ऊपर वाला क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, ढूंढ के निकालो इसे जल्दी से जल्दी, ऊपर वाला क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, और वो है, ये आया था CIPMT 21997, AIPMT 1997। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग ड्यू ईस्ट एंटर ए रीजन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड पार्टिकली अपवर्ड। तो हम लोगों को तो पता है ये वाला ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ऊपर की डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये बेचारा इस तरफ जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल का बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री। तो क्या होगा? स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज, तो ऑप्शन होगा मूव इन ए सर्कुलर पाथ विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। मैंने पहले ही बोला था, इसका डायरेक्शन को थोड़ा डिक्लेयर कर देगा तो ये सर्कुलर पाथ में घूम जाएगा, तो मीन्स ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, लेकिन उसका स्पीड चेंज नहीं होगा। ठीक है, कॉपी कर लो, जल्द से जल्द कॉपी कर लो। चलते हैं तब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये भी थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 7, एमसीक्यू नंबर 7, कुछ भी नाम डाल दो। क्वेश्चन नंबर 7, when a charged particle moving in a speed v is subjected to a magnetic field, when a charged particle
moving with velocity v, moving with velocity v is subjected to a magnetic field of induction, is subjected to a magnetic field of induction, magnetic field of induction B, the force on it is non-zero. The force on it is non-zero. A is this implies that, ये हम लोगों को क्या imply कर रहा है? This implies that, क्या बोल रहा है ये हमको? Angle between them is either zero, angle between them is either zero और 180 डिग्री. ठीक है. Angle between them is necessarily 90 degree. Angle between them is necessarily 90 degree. C. Angle between them can have any value other than 90 degree. Angle between them can have any value other than 90 degree. 90 डिग्री छोड़ के कोई भी वैल्यू हो सकता है other than 90 degree. Last option D. Angle between them can have any value other than angle between them can have any value other than 0 and 180 डिग्री. ठीक है. 0 and 180 डिग्री. ये आया है हम लोगों का 2006 पे. AIPMT 2006. When a charged particle moving with velocity v is subjected to a magnetic field of induction, the force on it is zero. The force on it is non-zero. This implies that. तो हम लोगों को क्या पता है? F equal to QVB साइन थीटा. तो साइन 0 डिग्री होने से F इक्वल टू 0 हो जाएगा. साइन 180 डिग्री होने से F इक्वल टू 0 हो जाएगा. ये दोनों एंगल छोड़ के कोई भी वैल्यू होने से फोर्स का वैल्यू 0 नहीं होगा. तो ऑप्शन हो जाएगा D1. एंगल बिटवीन देम कैन हैव एनी वैल्यू अदर देन 0 एंड 180 डिग्री. 0 और 180 को छोड़ के कोई भी वैल्यू हो सकता है जिससे फोर्स जो है वो 0 नहीं होगा. फोर्स हमेशा नॉन 0 होगा. ठीक है. समझ में आई बात? चलो ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं.
आसान सा सवाल है। ए चार्ज Q मूव्स इन ए रीजन, ए चार्ज Q moves in a region. A charge Q moves in a region where electric field E and magnetic field B both exist, ठीक है। then the force on it is इस पे क्या फोर्स अप्लाई होगा? ऑप्शन ए Q V क्रॉस B, ऑप्शन बी दिया हुआ है QE प्लस Q V क्रॉस B, ठीक है। ऑप्शन सी QE प्लस QE क्रॉस B, ऑप्शन डी QB प्लस QE क्रॉस B। 2002 AIPMT 2002 में ये आया था। इसका डिराइवेशन तो मैंने पहले ही दिखा दिया है। एक क्या है हम लोगों का लॉरेंज फोर्स का इक्वेशन डायरेक्ट पूछा है क्वेश्चन पे। तो सबको तो लॉरेंज फोर्स का इक्वेशन पता है, जो F E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, QE जो F B होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, वो होता है Q V क्रॉस B और B क्रॉस V, ठीक है। तो टोटल लॉरेंज फोर्स F इक्वल टू FE प्लस FB, दोनों प्लस करने से QE प्लस QV क्रॉस B। तो हम लोगों का ऑप्शन हो जाता है B1। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। कॉपी कर लो जल्दी से जल्दी, इंपॉर्टेंट भी है इजी भी है, ठीक है। कॉपी कर लो। चलो चलते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है? An electron having mass m, an electron having mass m, charge q and kinetic energy E, and kinetic energy E enters a uniform magnetic field, enters a uniform magnetic field, ठीक है। magnetic field B perpendicularly, then its frequency of rotation will be, then its frequency of rotation
will be. Option A, QB by pi m. QB by pi m. Option B, QB by 2 pi. QB by 2 pi m. Option C, QBE. QBE by 2 pi m. Option D, QB by 2 pi e. QB by 2 pi e. ये है B. CBSE PMT 2001. ठीक है, CBSE PMT 2000 थोड़ा देख लेता हूँ 2001 में है या 2002 में, 2001 में है PMT 2001. ठीक है, चलो कोशिश करो जल्दी से जल्दी कोशिश करो. देन इस फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन विल बी. तो हम लोगों ने जो फ्रीक्वेंसी डिराइव करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए. तो हम लोगों ने जो रेडियस का फॉर्मूला डिराइव किया था वो था R इक्वल टू mv बाई क्यू. ठीक है, अगर तुम लोगों को पूरा डेरिवेशन चाहिए तो चलो पूरा डेरिवेशन दिखा देता हूं. जो हम लोगों का सेंट्रीपिटल फोर्स था वो क्या था, m v स्क्वायर बाय r. ये कहां से मिलता था, u v b से. मीन्स एक मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो इसका जैसा ये है एक मैग्नेटिक फील्ड. अगर कोई चार्ज पार्टिकल इसका परपेंडिकुलरली यहां से घुसता है तो क्या होता है, इसका ऐसे घुसने से ये सर्कुलर पाथ में ऐसे घूमने लगता है. ठीक है, तो उसका जो सर्कुलर पाथ में घूमने का जो फोर्स है, मतलब सर्कुलर पाथ में कोई भी एक पार्टिकल घूमने से क्या फोर्स चाहिए उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स. तो उसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये होता है mv स्क्वायर बाय r. तो ये क्या चीज का इक्वल होगा, मैग्नेटिक फोर्स का. मैग्नेटिक फोर्स का मीन्स क्यू वी बी साइन थीटा. तो यहाँ पर v है इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, मतलब दोनों का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है. साइन 90 मीन्स 1, तो आ गया क्यू वी. तो यहाँ से v और v कैंसिल होने से हम लोगों का r इक्वल टू आ जाएगा mv बाई क्यू. ये आ गया हम लोगों का रेडियस. अब यहाँ आ जाएगा v, मतलब रेडियस तो हम लोगों ने निकाल लिया. वेलोसिटी तो v होगा हम लोगों का 2 पाई r बाई v नहीं सॉरी t. टाइम पीरियड निकालो तो 2 पाई r बाई v. अगर ये ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमने लगता है तो इसका जो डिस्टेंस है, मतलब इसका सर्कम्फरेंस होगा 2 पाई और उसका वेलोसिटी v. 2 पाई r 2 पाई बाई v छोड़ दो, अभी लिख दो r की जगह पर a, इसको स्मॉलर लिख देता हूं तो mv बाई क्यू. v कैंसिल हो गया, आ गया 2 पाई m बाई क्यू. ये तो सबको पता है कि टाइम पीरियड का इनवर्स होता है फ्रीक्वेंसी. तो f इक्वल टू 1 बाई t मीन्स क्यू बी बाई 2 पाई m. आ गया हम लोगों का फ्रीक्वेंसी क्यू बी बाई 2 पाई m. क्यू बी बाई 2 पाई m. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे. देखो समझ में आता है कि नहीं, बिल्कुल इजी है. अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10. बिल्कुल इजी सवाल है. क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, under the influence of uniform magnetic field. Under the influence of uniform magnetic field. Under the influence of uniform magnetic field, a charged particle is moving in a circle of radius a
charge particle, a charged particle moving in a circle of radius, moving in a circle of radius, moving a circle of radius r with constant speed v. ठीक है. Time period of the motion, time period of the motion, time period of the motion क्या होगा? Depend on both r and v. Option A, depend on both r and v. Option B is independent of both r and v, is independent of both r and v. Option C, depends on r, not on v, depends on r and not on v, and not on v. Option B, depends on v, not on r, depends on v, not on r. AIPMT 2007, 2009 दो यार में आया. देखो ये तो बिल्कुल फास्ट वाला जैसा है, सबको आना चाहिए. देखो देखो जल्दी से देखो. टाइम पीरियड क्या था हम लोगों का? 2 पाई m बाई क्यू बी. ठीक है. टाइम पीरियड क्या था हम लोगों का? 2 पाई m बाई क्यू बी. टी इक्वल टू 2 पाई m बाई क्यू बी. थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ग्रेफ किया है. तो आंसर क्या होगा? डिपेंड्स ऑन बोथ आर एंड बी. ये तो डिपेंड नहीं करता, इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर एंड बी. यहाँ पर आर भी नहीं है, भी नहीं है, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट ऑप्शन. ये जो है रेडियस ऑफ वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट होता ही नहीं है. ठीक है, समझ में आई बात? अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है. A charge moving with velocity v in x direction. A charge moving with velocity v in x direction. In x direction is subjected to a field of magnetic induction. Is subjected to a field of magnetic induction. Field of magnetic induction in negative x direction. In negative x direction. ठीक है. As a result, the charge will. As a result, the charge will. चार्ज का क्या होगा? ऑप्शन ए, remain unaffected. Remain unaffected. ठीक है. ऑप्शन बी,
start moving in circular path in YZ plane. Start moving in YZ. Start moving in circular path. Start moving in circular path in YZ plane. Option C. Retard along x-axis. Retard along x-axis. Option D. Moving along a helical path. Moving along a helical path. Moving along a helical path around x-axis. Around x-axis. AIPMT 93. AIPMT 93. AIPMT 1993. क्या बोला है क्वेश्चन में? ए चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v in x डायरेक्शन. यहां पर x डायरेक्शन पे है v जो मूव कर रहा है, is subjected to a field of magnetic induction in negative x direction. तो इसका नेगेटिव x डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड b है. एज ए रिजल्ट द पार्टिकल विल. अभी क्या होगा पार्टिकल का? तो F इक्वल टू हम लोगों को क्या पता है? F इक्वल टू कहां पर लिखूं? यहां पर लिख लेता हूं. F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. जो एंगल होता है वो किस किस के बीच में होता है? जो एंगल होता है वो होता है हम लोगों का V और B के बीच में. ठीक है, तो V और B के बीच में एंगल होने से क्या होगा? एंगल हो जाएगा 180 डिग्री. एंगल हो जाएगा 180 डिग्री. ये एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री. तो क्यू वी बी साइन 180 मीन्स 0, क्योंकि साइन 180 का वैल्यू होता है 0. तो हम लोगों का आंसर आ गया 0. तो ऑप्शन क्या होगा? हम लोगों का ऑप्शन जो है वो हो जाएगा रिमेन्स आर अफेक्टेड. इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, तो ये जैसे जा रहा है वैसे ही जाएगा. ठीक है, समझ में आएगा? चलो मिटा देते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे. क्वेश्चन नंबर 12 भी बिल्कुल इजी है. सीधा साधा सवाल है, बिल्कुल इजी सा है. इजी वाला ही अभी दिखाऊंगा, टॉप वाला नेक्स्ट थिंग दिखा दूंगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12. A coil carrying electric current is placed in a uniform magnetic field. A coil carrying electric current is placed in a uniform magnetic field. Magnetic field is placed in a uniform magnetic field. A number क्या होगा अभी? टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड. B number EMF is induced. C number both and B are correct. Both A and B are correct. Now none of
20 कोई भी सही नहीं है। 93 में आया था AIEMT 1993। ठीक है। A coil carrying electric current is placed in a uniform magnetic field, then torque is produced। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि मान लो यहाँ पर एक N पोल है, यहाँ पर एक S पोल है, तब इसके अंदर अगर कोई कंडक्टर हम रखते हैं यहाँ पर, तो इसके यहाँ पर फोर्स F अप्लाई होता है, यहाँ पर फोर्स F अप्लाई होता है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ भी F अप्लाई होता है, तब ये घूमने लगता है। ऐसा करके हम लोगों ने टॉर्क का डिराइवेशन भी किया था, BI वाला। दैट मीन्स इस पे टॉर्क अप्लाई होगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। To convert a galvanometer into an ammeter, we connect to convert a galvanometer to an ammeter। To convert a galvanometer to an ammeter, we connect। हम लोग क्या कनेक्ट करते हैं, ये लिखना होगा। ऑप्शन ए, लो रेसिस्टेंस इन सीरीज, लो रेसिस्टेंस इन सीरीज। ऑप्शन बी, लो रेसिस्टेंस इन पैरेलल, लो रेसिस्टेंस इन पैरेलल। ऑप्शन सी, हाई रेसिस्टेंस इन सीरीज, हाई रेसिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है। ऑप्शन डी, हाई रेसिस्टेंस इन पैरेलल, हाई रेसिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है। ये आया है CBSE PMT 2002 मीन्स APMT 2002, AFMC 93 और 95 में भी आया था। बिल्कुल इजी सा सवाल है, सोच के बताओ। अगर हम लोग गैल्वेनोमीटर को एमीटर में ले जाते हैं तो क्या करते हैं, एक शार्ट यूज करते हैं, मीन्स लो रेसिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है। समझ में आई बात। चलो लास्ट क्वेश्चन लिख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी छोटा सा सवाल है, सबको आता है, फिर भी मैं लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 14। To convert a galvanometer into a voltmeter, to convert a galvanometer, to convert a galvanometer into a voltmeter, into a voltmeter। अभी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को। A high resistance is connected in parallel, a high resistance is connected in parallel। Option A, B, a low resistance is connected in series, a low resistance is connected in series। Option C, a low resistance is connected in parallel, a low resistance is connected in parallel। Last option, option D, a high resistance is connected in series, a high resistance is
connected in series. ठीक है, PMT 2002 and 4, AIPMT 2002 2004 2 ईयर में ये आया था। जल्दी से जल्दी इसका आंसर निकाल लो। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में ले जाने के लिए सीरीज पे एक हाई रेजिस्टेंस यूज करना पड़ता है। मैंने सर्किट तो दिखाया था पहले। गैल्वेनोमीटर ये होता है, जब हम लोग सीरीज पे एक हाई रेजिस्टेंस GR यूज करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है हम लोग को वोल्टमीटर पे। ठीक है, क्योंकि वोल्टमीटर में हम लोग पोटेंशियल मेजर करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर में ज्यादा करंट जाने से गैल्वेनोमीटर का नुकसान हो जाता है। तो इसलिए हम लोग इसके पैरेलल में पोटेंशियल जब हम लोग मेजर करते हैं तो सीरीज पे एक हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिससे क्या होता है जितना करंट जाना है उतना करंट हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा। चलो देखते नहीं, सॉरी, जितना पोटेंशियल मेजर करना है उतना तो मेजर करेगा, जो करंट है वो रिड्यूस हो जाएगा आर की वजह से। और जब हम लोग गैल्वेनोमीटर को एमीटर में लेके जाते हैं तो पैरेलल में एक रेजिस्टेंस मीन शांट यूज करते हैं, तब क्या होता है मैक्सिमम जो करंट है वो शांट में से चला जाता है, गैल्वेनोमीटर से नहीं जाता, इसलिए गैल्वेनोमीटर का नुकसान भी नहीं होता। तो याद रखो, जब वोल्टमीटर पे ले जाना होता है तो हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, जब एमीटर में ले जाना पड़ता है तो लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, आज 14 जैसा टोटल 14 MCQ देखा है हम लोगों ने। नेक्स्ट लेक्चर पे और थोड़ा न्यूमेरिकल देखेंगे, कुछ अच्छा वाला, बढ़िया वाला, फिर इस चैप्टर से निकल जाएंगे। क्योंकि न्यूमेरिकल तो आता ही रहता है, मतलब कितना भी करो खत्म तो नहीं होगा। तो फिलहाल और एक वीडियो में ये चैप्टर न्यूमेरिकल करके नेक्स्ट वाले यूनिट के लिए निकल जाएंगे, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके कभी कभी जैसे रिवाइज देना होता है वैसा करके थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल, मान लो कभी यूनिट 3 का मैग्नेट का, कभी 2 का, कभी 9 का, कभी 1 का, ऐसा ऐसा करके मैं वीडियोस ऐड करता रहूंगा और आप लोगों को मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।